है कि सोचते हैं कि खाली पीटी देख पीटी पढ़ कर करके पास हो जाएंगे, उनका क्या हाल होगा? बहुत बुरे हाल होंगे। चलिए, देखिए सीधी सी बात है कि सिविल सर्विसेज जस्ट एक प्रक्रिया है ना। यहाँ पे है कि आपके माइंड जो है कि हमेशा खुला होना चाहिए, है ना। लॉजिकली आपको स्ट्रांग होना होता है, और ये क्या कहते हैं, राइटिंग स्किल आपके बेहतर होने चाहिए, तभी है कि सिलेक्शन होते हैं। यहाँ पे है कि बहुत सारे बच्चे जो है कि मेंस इंटरव्यू शब्द दे करके बैठे हैं, और उन्हें बेहतर पता है ना। रुपी, लगता है कि जिस तरह से बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, है ना, उनकी खामियां दिखती है नहीं दिखती है? हम्म। वो क्या करते हैं, वो बस है कि रट लेते हैं कि 250 सीटें हैं, ये है वो है सो है ना। लेकिन क्या इससे मेंस लिखाएगा? हम्म। सुन पा रही हैं आप? पेन ही नहीं चलेगा पीटी सर के ही वहाँ। आधार पर मेंस लिखाएगा। पीटी में जितने जानकारी रहेगा उतना ही मेंस में अधिकतर लिख पाएंगे, नहीं तो सेवा समाप्त हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पीटी में आपको फैक्ट रटना है, मेंस में आपको लिखना है। पेन नहीं चलता वहां सर। अभी 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 तो पूछा तो पीटी की जानकारी ही नहीं रहेगा तो क्या मेंस में लिख के आएंगे? अच्छा, पीटी जब वाला तक मेंस में उसके लिखेंगे। बारे में व्याख्या नहीं पता रहेगा। पीटी वाला मेंस में लिखेंगे। अभी अभी पता तो था तो आप तो चुप हो गए। हाँ, मैंने बोला कि राज्यसभा को भंग कर दिया जाए, एक दो लाइन भी नहीं बोल पाए। उस समय मैं रास्ता में थे, उसके बाद में जब आपसे बोलने शुरू किया तब ये अब आए देखिए हैं, स्थायी लोकसभा, बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो है कि चीजें जो है, एनालिटिकल अप्रोच कितना है, आप सोचते कितना है, लॉजिकल कितने स्ट्रांग है ना। ये चीजें होती है। पीटी जो है, आपके नॉलेज कितने हैं, वो जो पीटी में ही रह जाता है ना। आप कैसा सोच रहे हैं, है ना। वो अप्रोच जो है कि यहाँ पे एनालिटिकल अप्रोच दिखता है, आप लॉजिकली कितने स्ट्रांग हैं, है ना। वो यहाँ पे दिखता है मेंस में। मेंस का अप्रोच जो है कि अलग है। आप मेंस में आप देख रहे हैं पीटी वाली चीजें वहां पे हो रही है क्या सुशील? पीटी वाली चीजें वहां पे हो रही है? नहीं हो रही है मेरा सर। सर कहने का मतलब था कि पीटी में अगर जानकारी नॉलेज रहेगा तो ही तो मेंस में कुछ लिख पाएंगे, नहीं तो इस तरह क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए सीधी सी बात है कि अगर जानकारी नहीं है तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अब उसका वही बोल रहा हूँ। कॉन्सेप्ट वो बोलते हैं, कॉन्सेप्ट उसको बोलते हैं सुशील। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना। सीधी सी बात है कि अभी कॉन्सेप्ट है कि आप लोगों का क्लियर होता है तो आप राज्यसभा को उनका डिफेंस कर सकते थे, ऑफेंस भी हो सकते थे। मैं है कि ऑफेंस होते जा रहा हूँ, आप डिफेंस नहीं कर पा रहे हैं। आप डिफेंस ऑफेंस का मौका मिला तो आप ऑफेंस भी नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ जो ऑफेंस और डिफेंस का जो मेन मेन मुद्दा जो आता है, वो जो है कि कहीं भी किसी भी टॉपिक पे, वो है कि आपका एनालिटिकल अप्रोच क्या है, किस तरह से आप अप्रोच लगाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। फैक्ट पढ़ना एक अलग बात है, मेंस लिखना एक अलग बात है, प्री जो है एक अलग एग्जाम है, मेंस जो है एक अलग एग्जाम है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि इन चीजों को है कि ज्यादा से ज्यादा ब्रॉड नॉलेज रखना है, चीजों को है कि सोचने के तरीके होने चाहिए। जैसे कि आप लोगों को मैंने अनुभव किया है कि पढ़ा तो देता हूँ, जितना पढ़ा देता हूँ आपके माइंड में उतना तो चला जाता है ना। लेकिन उस नॉलेज का जो है कि इम्प्लीमेंट कम होते हैं। उस पे है कि आप सोचते ही नहीं कि ये अगर ऐसा है तो क्यों है ना। इसके क्या जो है कि पॉजिटिव साइड है, क्या नेगेटिव साइड है ना। तो ये चीजें है कि हमें देखने की जरूरत होगा, क्योंकि नहीं तो है कि प्री जो है कि हो जाएगा, मेंस में ये दिक्कत आएगी। चलिए, हम लोग बात कर रहे हैं, आप राज्यसभा की बात कर रहे हैं। तो राज्यसभा का जो है कि प्रावधान जो है कि संविधान में किया गया है, और संविधान में किया गया है तो किस आर्टिकल के तहत किया गया है बता दीजिए थोड़ा सा मुझे। 80। 80 के तहत किया गया है ना। तो चलिए, लिख लीजिए, राज्यसभा को उच्च सदन ब्रैकेट में अपर हाउस कहा जाता है।
अपर हाउस कहा जाता है, अपर हाउस कहा जाता है। राज्यसभा का कॉन्सेप्ट कहां से लिए गए हैं? कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से नहीं? आगे लिख लेते, लिख लीजिए। राज्यसभा, राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे लोकसभा में करते थे। नहीं, नेक्स्ट लिख लीजिए। राज्यसभा को विशेषज्ञों की संस्था भी कहा जाता है, विशेषज्ञों की संस्था भी कहा जाता है, विशेषज्ञों की संस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं, लिख लीजिए। राज्यसभा का गठन का प्रावधान, राज्यसभा के गठन का प्रावधान संविधान में, संविधान में अनुच्छेद, अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है, 80 के तहत किया गया है, 80 के तहत किया गया है, अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं, लिख लीजिए। अनुच्छेद 81 के तहत यह उपबंध किया गया है कि, यह उपबंध किया गया है कि राज्यसभा में, राज्यसभा में अधिक से अधिक, राज्यसभा में अधिक से अधिक, राज्यसभा में अधिक से अधिक, राज्यसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 250 संख्या, सदस्यों की संख्या 250 होगी, 250 होगी, 250 होगी, 250 होगी, 250 होगी। नेक्स्ट चलते हैं, 250 लोग, नेक्स्ट लिख लेते हैं। इसमें 238 सदस्य, अभी वर्तमान में कितना है? इसमें 238 सदस्य राज्यों तथा संघ क्षेत्रों से चुने जाएंगे, संघ क्षेत्रों से चुने जाएंगे, एवं 12 सदस्य, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज, समाज सेवा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान या विशेष अनुभव रखने वाले, रखने वाले व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाएंगे, मनोनीत किए जाएंगे। चलिए, तो ये 12 सदस्य जो हैं मनोनीत जो किए जाते हैं, ये कौन होते हैं? विशेषज्ञ लोग होते हैं, है ना, विशेषज्ञ लोग होते हैं। जनरली तौर पे राज्यसभा में ऐरे गैरे को नहीं रखे जाते हैं, है ना। हाँ, कुछ जो है पॉलिटिकल पार्टियां जो है कि अपने फायदे के लिए बैक दरवाजे से वैसे नेताओं को शामिल कर देती है ना, जो है कि लोकसभा में हार जाते हैं। कुछ बेहद पॉपुलर नेता जो है कि हार जाते हैं और उनकी एंट्री बैकडोर से की जाती है ना। तो जैसे है कि जेटली साहब, है ना, जेटली साहब जो है कि एक अच्छे जानकार थे, कानून के जानकार थे, अच्छे इकोनॉमिक की जानकारी थे, वित्त मंत्री रह चुके थे, है ना। इसके बावजूद, इतने बड़े नेता होने के बावजूद वो हार गए थे। कुछ ऐसे नेता होते हैं
जो है कि जिन विद्वान तो होते हैं, जो अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट तो होते हैं, लेकिन जनता में जो है उनकी पकड़ उतनी नहीं होती है। वो पूरी पूरी जिंदगी जो है कि वो अपने विशेषज्ञता में उनको हासिल करने में लगा देते हैं, और वो जनता जनता में अपनी लोकप्रिय छवि नहीं बना पाते हैं। तो वैसे नेताओं को जो है वो बैक डोर से शामिल किया जाता है, ठीक है, राज्यसभा में ले आए जाते हैं, ताकि है कि किसी कानून पे जो है उनके सहयोग लिए जा सके, ठीक है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ले लेते हैं। लिख लीजिए, लिख लीजिए। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है, 245 है, 245 है, 245 है, 245 है। इसमें 229 सदस्य विभिन्न विभिन्न राज्यों से, 229 सदस्य विभिन्न राज्यों से, और 4 सदस्य, 4 सदस्य कहाँ से? दिल्ली से, दिल्ली से। अब इसमें है कि नया नया प्रावधान में चेंज हो गया है। 225 सदस्य हैं विभिन्न राज्यों से। हाँ, मेरी बातें सुन लो, है ना। लिखवा देता हूँ अभी, वो भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है ना। अभी जो है सिचुएशंस क्या हो गया, चेंज हो गया। तो हम पहले पुराने सिचुएशंस को लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए 229 सदस्य विभिन्न राज्यों से, 4 दिल्ली से, 4 दिल्ली से, और 1 पुडुचेरी, पुडुचेरी संघ राज्य शासित क्षेत्र से, क्षेत्र से, है ना, मनोनीत किए जाते हैं। और शेष 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा। लिख लीजिए यहाँ पे नोट करके, है ना, नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, लिख लीजिए नोट करके। वर्तमान में 2 नए, एक नए, ये नए, वर्तमान में जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर ये संशासित प्रदेश है ना। जम्मू कश्मीर को संशासित प्रदेश बना दिए जाने के कारण, बना दिए जाने के कारण यहाँ से राज्यसभा के सदस्यों की, यहाँ से कितने राज्यसभा सदस्य? 4, है ना। यहाँ से 4 राज्यसभा सदस्यों की नियुक्ति नियुक्ति की जाएगी, की जाएगी। इसके अनुसार, इसके अनुसार, इसके अनुसार राज्यसभा में, राज्यसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 225 हो जाएगी। राज्य क्षेत्रों से, है ना, राज्य क्षेत्रों से कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 225 हो जाएगी। तथा तथा संघ राज्य, संघ संघ राज्य क्षेत्र से, क्षेत्र से, क्षेत्र से 4 जम्मू कश्मीर, 4 दिल्ली, और 1 पुडुचेरी से नियुक्त किए जाएंगे, है ना। तो टोटल कितने हो गए? 9 हो गए ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं, लिख लीजिए नेक्स्ट, लिख लीजिए। टोटल टोटल तो 8 ही होगा ना। कहाँ तो हो गया, वहाँ 3 है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में 4 है, दिल्ली में 3 है, पुडुचेरी में 1 है। पुडुचेरी में कितना है? दिल्ली में 1 कितना है, है? दिल्ली में, पुडुचेरी में 1 है, दिल्ली में दिल्ली 3। में 4, 4 है कि 3 है? अच्छा 3 है, सॉरी, दिल्ली 3 कर लीजिएगा, तो ये 8 हो गया। नेक्स्ट कर लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट कर लीजिए, नेक्स्ट कर लेते हैं। इसमें लिख लीजिए संशासित क्षेत्र जिनसे राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य नियुक्त नहीं किए जाते: लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख,
लद्दाख, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, दमन दीव, चंडीगढ़, 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 दादरा नगर हवेली का तो ये मिला दिया गया ना? हाँ जी सर। तो वो तो समाप्त हो गया वैसे भी, है ना? स्थिति उसकी समाप्त हो गई ना। आगे चलते हैं। सर दोनों मिलके तो एक हो गया। एक एक हो गया ना। आगे लिख लेते हैं दादरा नगर हवेली। आगे आगे लिख लेते हैं। और लक्षद्वीप, है ना? इससे जो है कि कोई प्रतिनिधि नहीं होंगे राज्यसभा में। नेक्स्ट लिख लीजिए। राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है? चलिए नियुक्ति लिख लेते हैं। लिख लीजिए नियुक्ति में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधान सभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के तहत एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट विधानसभा के मनोनीत सदस्य राज्यसभा के चुनाव में, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं? नहीं लेते हैं। नहीं सर। विधान परिषद जहाँ पे है वहां के सदस्य लेते हैं चुनाव में भाग? नहीं लेते हैं। लिख लीजिए। दो ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं, तीन है ना, तीन ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं ब्रैकेट में कर लीजिए। कौन कौन? पुडुचेरी, नई दिल्ली या दिल्ली और जम्मू एवं कश्मीर, ब्रैकेट बंद। जिनके सदस्य, तीन ऐसे संघ शासित राज्य हैं या क्षेत्र हैं जिनके सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं, है ना? यानी कि इन तीनों को है कि राज्यसभा में जो है क्या मिलेगा? रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उपस्थित किया जाता है। सीटों का आवंटन किया गया तीनों को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का विवरण संविधान के अनुसूची 4 में दिया गया है। 4 में किया गया है।
4 में किया गया है। और एक चीज ध्यान कर लीजिएगा, ये कि जगह खाली छोड़ दीजिए, उसमें राज्यसभा के और लोकसभा के, है ना, दोनों के सीटों की संख्या जो है नोट कर लीजिएगा, है ना, ताकि जो है कि आपके ध्यान में रहे कि अगर पूछ दे सीक्वेंस बनाने में कि इसमें लोकसभा में सदस्यों का क्रम क्या है, सीटों की संख्या क्या है ना, तो आप बनाने की स्थिति में रह सको, तो उसको थोड़ा सा जगह खाली छोड़ देना और उसमें आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे कर लेते हैं, लिख लीजिए, लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताइए, है ना, राज्यसभा के सदस्यों की जो है कि मतदान होती है, मतदान कैसा होता है? सर इसमें ओपन बैलेट समानता के सिस्टम आधार होता पर है। नहीं होता है, जनसंख्या के आधार पर होता है इसका मतदान। ओपन बैलेट सिस्टम के आधार पर होता है। जैसे उत्तर ओके प्रदेश ओके है, उत्तर प्रदेश में ज्यादा राजस्थान। सर गुप्त मतदान नहीं होता है, ओपन बैलेट सिस्टम के आधार पर होता है। लिख लीजिए, है ना, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, और 2003 में संसद द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन पद्धति में बदलाव किए गए हैं, बदलाव किए गए हैं, जिसके अनुसार, जिसके अनुसार, पहला लिख लीजिए, पहला पहला लिख लीजिए, इसमें राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन गुप्त प्रणाली, गुप्त मतदान प्रणाली के स्थान पर खुला खुला मतदान की व्यवस्था को अपनाया गया है, की व्यवस्था को अपनाया गया है, को अपनाया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए, राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। जिस राज्य से वह जिस राज्य से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, जैसे कि मान लीजिए कि सुधीर है ना, सुधीर जो है बिहार से है और ये केरल में जो है कि चुनाव लड़ना चाहते हैं और उसमें भी राज्यसभा से है। तो राज्यसभा से केरल में ये चुनाव लड़ करके संसद पहुंचना चाहते हैं, तो क्या इन्हें केरल का निवासी होना जरूरी होगा? केरल की नागरिकता होना जरूरी होगा? नहीं होगा, है ना, इंडिया के नागरिक है तो कैसे लड़ लीजिए, है ना, यही बात की गई है इसमें। आगे चलते लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लेते, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर आवंटित की गई है, जनसंख्या के आधार आवंटित की गई है ना, लिख लीजिए। इसके तहत जिस राज्य की जितनी जनसंख्या अधिक होगी उस राज्य से उतने अधिक राज्यसभा के प्रतिनिधित्व चुने जाएंगे, प्रतिनिधि चुने जाएंगे, और जिस राज्य की जनसंख्या जितनी कम होगी उतने ही कम राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होगा। आगे चलते यार, लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, लिखते हैं, लिख लीजिए। यहाँ के वहां तो 10 लाख की जनसंख्या पे है, यहाँ पे कितनी जनसंख्या पे है? 20 लाख, दो गिना पर हाँ, 20 लाख। 20 लाख की है, लिख लीजिए। राज्यसभा में सदस्यों का प्रतिनिधित्व
20 लाख जनसंख्या पर आधारित होता है, यानी कि 20 लाख जनसंख्या पर एक राज्यसभा सदस्य होंगे, है ना। लगभग दो, है ना, लगभग दो और सांसद होंगे तो एक राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होंगे। लेकिन बिहार का इस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रतिनिधित्व कम है या नहीं, राज्यसभा में 16 ही है, 16 है ना। और हमारे जो है कि ये क्या कहते हैं, लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है बिहार की लोकसभा में? 40। 40। लेकिन सर उसमें ये भी ना होता है कि जैसे कोई राज्य का 50 लाख जनसंख्या है तो उसको 10-10 लाख पे एक राज्यसभा के सीट को निर्वाचित किया जाएगा, अगर उससे अधिक है तब ये 20 लाख पर। अभी देख, मेरी बातें पहले ध्यान से सुनो, जो मैं बातें कहना चाह रहा हूँ वो बातें सुन लो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए जिस रेशियो में रखा गया है कि 20 लाख की जनसंख्या पे होगी, तो उस हिसाब से हमारी जनसंख्या कम, हमें प्रतिनिधित्व कम है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट। संविधान के अनुसार एक राज्य की जनसंख्या के प्रथम 50 लाख व्यक्तियों तक और हर 10 लाख व्यक्तियों के लिए एक, और उसके बाद 20 लाख पर एक के हिसाब से प्रतिनिधित्व को चयन किया जाता है। तो देखिए, जब किसी राज्य की जनसंख्या जो है ना, बहुत ज्यादा है ही नहीं, है ना। जैसे कि आप सिक्किम चले जाओ, आप गोवा चले जाओ, ठीक है, तो इन राज्यों की जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं है ना। तो अगर 50 लाख है तो वहां पे एक दिया जा सकता है ना, एक दिया जा सकता है। अब बहुत बड़ी जनसंख्या है, जैसे यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है ना, मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो इन राज्यों में जो है कि जो दिया गया है, प्रतिनिधित्व दिया गया है, 20-20 लाख रुपए दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। सदस्य की योग्यता क्या होनी चाहिए? उम्र लिख लीजिए, सदस्यों का उम्र सीमा, है ना, सदस्यों की उम्र, राज्यसभा के सदस्य नियुक्त होने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, 30 वर्ष पूरा कर चुका हो, है ना, 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और कोई सदस्यता है, पागल दिवालिया ना हो, है ना, पागल दिवालिया ना हो, भारत का नागरिक होने चाहिए, भारत का नागरिक नहीं होनी चाहिए, भारत के नागरिक होनी चाहिए। और क्या क्या क्राइटेरिया था, जो लोग बाकी जो है कि लोकसभा के जो क्राइटेरिया है वही राज्यसभा के क्राइटेरिया है ना। केवल उम्र सीमा में अंतर है ना, पूछा हुआ ये क्वेश्चन में भी। आगे चलते हैं, कार्यकाल कितना होगा राज्यसभा के सदस्य का? 6 वर्ष लिख लीजिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है, लिख लीजिए। आर्टिकल 83 के क्लॉज 1 के तहत व अन्य के तहत राज्यसभा एक अस्थायी संस्था जिसका विघटन नहीं किया जा सकता, जिसका विघटन नहीं किया जा सकता है, जिसका विघटन नहीं किया जा सकता, मतलब कभी नहीं किया जा सकता, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। राज्यसभा के सदस्य 1/3
1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं, आप अवकाश ग्रहण करते हैं तथा उतने ही सदस्य हर दूसरे वर्ष क्या होते हैं, नियुक्त कर लिए जाते हैं। उतने ही सदस्य हर दूसरे वर्ष निर्वाचित किए जाते हैं। आगे चलते हैं। अब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, है ना, या त्याग पत्र दे दे, तो उपचुनाव होता है या नहीं होता है? लेकिन यदि किसी राज्यसभा सदस्य की मृत्यु हो जाए तो उस पे उपचुनाव, तो उसके स्थान पर उपचुनाव कराए जाते हैं। और वह नियुक्त व्यक्ति शेष कार्यावधि के लिए निर्वाचित होंगे। जैसे है कि मान लीजिए कि कोई राज्यसभा सदस्य है, अपना 4 साल टेन्योर पूरा कर लिया, है ना, और बीच में इस्तीफा दे दिया या उसकी डेथ हो गई। अब जो है कि उपचुनाव होता है। मान लीजिए सुशील उपचुनाव लड़े और वो जीत गए, राज्यसभा पहुंच गए, तो इनकी नियुक्ति कितने साल के लिए हुआ? 6 साल या 2 साल के लिए? 2 साल के लिए होगा। 2 साल के लिए, है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। देखिए, ये जो आप लोग को जो बुक फॉलो करने के लिए बोला गया है ना, ये केवल जो है प्री बेस का है ना, ये मेंस बेस पे काम नहीं करता है। तो इसलिए है कि आप लोग ये नहीं सोचे कि इससे बाहर नहीं है ना। जो पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड है राज्यसभा का, जैसे भी है कि हम उस समय चर्चा कर रहे थे कि राज्यसभा को भंग कर दिया जाना चाहिए, है ना, तो आप लोग लॉजिक नहीं दे पाए। तो यहाँ पे है कि जो एम लक्ष्मीकांत की बुक जो है कि बहुत ही मोटी है, 1000 पेज का है, जिसको है कि आपको पढ़ पाना और पचा पाना दोनों मुश्किल होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कि हम कोशिश करते हैं कि आपको जो है कि जो ज्यादा फैक्चुअल वाली बुक है वो आपको प्रेजेंट किया जाए प्री क्वालिफाई करने के लिए। मेंस में जो है कि फिर आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि एम लक्ष्मीकांत के बिना जो है आप मेंस नहीं लिख सकते, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है कि आपके नॉलेज आपके पास हो जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है आपके पास बहुत ज्यादा डेवलप इससे नहीं होता है। चलिए अगली लिखिए, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति लिख लीजिए। अनुच्छेद 89 के तहत आप लोग को जब मैं पढ़ा रहा था और ये लोकसभा, तो उसमें भी बोला था कि अनुच्छेद 89 के तहत जो है लोकसभा और राज्यसभा के सभापति की नियुक्ति की जाएगी, है ना, सभापति उपसभापति की। तो वही सेम जो है आर्टिकल यहाँ पे है। 89, 90, 91, 92 तक 4 अनुच्छेद है जो कि सभापति उपसभापति के लिए उपयुक्त है। जितना बोला जा रहा है उतना कर लीजिए, ठीक है। लिख लीजिए इसमें, अनुच्छेद 89 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। लिख लीजिए, राज्यसभा के 2 प्रमुख अधिकारी होते हैं, सभापति और उपसभापति। अच्छा देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है 6 साल है ना, लेकिन राज्यसभा के जो है कि सभापति और उप सभापति इनके कार्यकाल कितने होते हैं? 5 साल होते हैं। 5 साल।
राज्यसभा के सभापति एवं उप सभापति का कार्यकाल 5 साल होता है, 5 वर्ष का 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 होता है। लेकिन ये उप सभापति का 6 साल होता है ना, सभापति का 5 साल होता है, लेकिन उसको उप सभा काट लीजिए। लेकिन उप सभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। ठीक है, उप सभापति तो उसी में से चुने जाते हैं ना, तो 6 वर्ष का होता है। इसलिए कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, तो सभापति ही तो उपराष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं, काम करते हैं। लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। हम क्या बोलने जा रहे थे, आप भुला दिया इससे सही। अब भूल गए तो भूल गए, कुछ अलग पॉइंट नोट करवाने जा रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, लिख लीजिए। यदि हाँ लिख लीजिए, राज्यसभा का सभापति अच्छा, ये राज्यसभा का सभापति जो है सब क्या राज्यसभा का सदस्य होता है क्या? नहीं होता है सर। नहीं सर। उसका नहीं सदस्य सर। नहीं होगा। राज्यसभा का सभापति तो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। पूछा हुआ है क्वेश्चन, सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। यदि अच्छा, एक चीज और बताइए मुझे कि यदि यह कि उपराष्ट्रपति का जो है पद खाली हो जाए तो क्या कार्यवाहक उपराष्ट्रपति चुना जाएगा? नहीं, उप सभापति नहीं सर, ऐसा सभापति कोई के रूप में प्रावधान काम नहीं है। करेगा। नहीं चुना जाएगा ना, चुना जाता है क्या? नहीं, लिख लीजिए। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो इस स्थिति में कोई कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट लिख लीजिए। अब देखिए, उपराष्ट्रपति भले ही कोई ना हो, कार्यवाहक राष्ट्रपति भले ही कोई ना हो, लेकिन एज ए सभापति का जब पद रिक्त हो जाता है ना, तब उस स्थिति में जो है कि जो उप सभापति होता है वो सभापति का स्थान ग्रहण करता है। ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट, यदि सभापति का पद रिक्त हो जाए तो इस स्थिति में उप सभापति सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। और यदि उप सभापति का भी पद रिक्त हो तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति करेगा उप सभापति के लिए। क्या लिखा? यदि उप सभापति का पद भी रिक्त हो तो ऐसे स्थिति में राज्यसभा के सदस्यों में से एक को उप राष्ट्रपति इस कार्य के लिए नियुक्ति करेगा, है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं। उप सभापति को राज्यसभा के तात्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत
से हटाए जा सकते हैं, हटाए जा सकते हैं, है ना। बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दीजिए और उसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। और इसी तरह से उपराष्ट्रपति को भी हटा देता है, राज्यसभा नहीं हटाता। प्रस्ताव पारित कर दीजिए और लोकसभा को भेज दीजिए, और लोकसभा उस पर अपना अनुमति दे देगा, तो क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र दे देंगे, है ना। लेकिन उन्हें 14 दिन पहले आपको क्या करना होगा, पूर्व सूचना देना होगा, पूर्व सूचना देना होगा, तब वो अपने पद का त्याग कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। यदि लिख लीजिए, अनुच्छेद 92 के तहत, अनुच्छेद 92 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि, यह प्रावधान किया गया है कि, यह प्रावधान किया गया है कि जब सभापति या उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प यदि विचाराधीन हो, तब वह उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। लिख लीजिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति तो होता है, लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। बड़ा विडंबना है नहीं, जो जिस हाउस का हेडमास्टर होता है वो उस हाउस का मेंबर ही नहीं होता। नहीं, आगे चलते हैं। वैसे ही हो गई जो बिहार टीचर का भी स्थिति है ना। बिहार गवर्नमेंट में तो है, लेकिन बिहार के सरकारी कर्मचारी नहीं है। बिहार गवर्नमेंट में ही स्थिति बना हुआ है ना, वो सरकारी नौकरी करता है, लेकिन वो सरकारी कर्मचारी में काउंट नहीं किए जाते वो, है ना। आगे चलते हैं, लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए। अब ये सभापति किसको देता है अपना त्याग पत्र? उपसभापति को, सभापति को, राष्ट्रपति को। ये देखिए सुशील का सब गुड़गोबर है, नहीं पढ़ा है, सब रिवीजन भूल गए। लिख लीजिए, उप सभापति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, उपसभापति राज्यसभा के उपसभापति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हुए? सभापति को अपना त्याग पत्र सभापति को संबोधित करते हुए पद त्याग कर देते हैं ना, त्याग पत्र सभापति को देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है कि सीक्वेंस आपने देख लिया कि सभापति जो उप सभापति है सभापति को देगा, है ना, और सभापति राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। तो कंफ्यूज नहीं होना है। और लोकसभा अध्यक्ष किसको देता है? अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट नोट कर लेते हैं। तो सभापति के कार्य तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे ना, नहीं देख चुके थे, तो लिखाने की जरूरत है नहीं। आगे चलते हैं, लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे राज्यसभा का जो महासचिव होता है कौन होता है? लोकसभा का भी महासचिव होता है, वो सर्वोच्च नौकरशाह होता है, पता है आपको?
जो नौकरशाह में जो है सबसे ऊंचे पद पे अगर आप जाएंगे, है ना, तो वो महासचिव तक जा सकते हैं। नहीं, क्या जो महासचिव के पोस्ट पे जो बैठा हुआ व्यक्ति होता है, क्या पॉलिटिकल व्यक्ति होता है क्या? हाँ? नहीं, आईएएस अधिकारी, IS आईपीएस, आईएएस होता है। लिख लीजिए, लिख लीजिए। प्रशासनिक अधिकारी होता है इसमें। हाँ, 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 लिख लीजिए। लोकसभा एवं राज्यसभा के महासचिव महासचिव प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका कार्य क्या है, लिख लीजिए। लोकसभा, ये महासचिव, लिख लीजिए। लोकसभा एवं राज्यसभा का महासचिव सदन का तीसरा महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। सदन का तीसरा महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। पहला कौन हो गया? लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, देन महासचिव। या राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, देन महासचिव, है ना। तो सबसे बड़ा जो है कि पोस्ट पे अगर आप प्रशासनिक सेवा के माध्यम से अगर जाएंगे तो आप यहाँ तक पहुंचेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। इसका क्या काम है? महासचिव का क्या काम है? ये तो जो संसदीय कार्य होता है या जो परंपरागत तरह से चलता है उसके मामले में सलाह देता है। चलिए, तो आगे चलते हैं। राज्यसभा के शक्तियां एवं कार्य, ये थोड़ा सा अच्छे से दिमाग खोल करके समझना है, नहीं तो आप राज्यसभा और लोकसभा को ऑफेंड नहीं कर पाएंगे। अगर कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि राज्यसभा को भंग कर दिया जाए, है ना, तो है कि आप इसको डील नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा दिमाग खोल करके इसको समझना है कि राज्यसभा को क्या क्या जो है पावर दिए गए हैं, उसके क्या क्या वो क्या क्या कर सकता है और कहाँ कहाँ लिमिटेशन है। वो चीजें आप वहाँ लोकसभा में लिमिटेशन को देख चुके हैं, अब इसके पावर को देखते हैं, है ना, राज्यसभा के। तो चलिए लिख लेते हैं। राज्यसभा लोकसभा की तुलना में एक शक्तिहीन संस्था है। एक शक्तिहीन सदन है, सदन है, सदन है, सदन है। राज्यसभा लोकसभा के लिए, राज्यसभा की रचना लोकसभा के सहयोगी सहयोगी और सहायक के रूप में किया गया है। सहायक के रूप में किया गया है। लिख लीजिए, लिख लीजिए। राज्यसभा की शक्तियां एवं कार्य। तो विधायी शक्तियां देख सकते हैं। विधायी शक्तियां में क्या क्या कर सकता है, ये कितने तीर चला सकते हैं राज्यसभा वाले लोग, है ना। लिख लीजिए। लोकसभा, ये राज्यसभा, राज्यसभा लोकसभा के साथ साथ, लोकसभा के साथ कानून कानून निर्माण प्रक्रिया में, निर्माण प्रक्रिया में, निर्माण प्रक्रिया में भाग लेता है, भाग लेता है, भाग लेता है, भाग लेता है। लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट। संविधान, संविधान में, संविधान के द्वारा, संविधान के द्वारा गैर वित्तीय विधेयकों, गैर वित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा, राज्यसभा को समान अधिकार, समान अधिकार प्रदान किया गया है। समान अधिकार प्रदान किया गया है। समान अधिकार प्रदान किया गया है। गैर वित्तीय मामलों में, वित्तीय मामलों में बिल्कुल नहीं। वित्तीय मामलों में कौन पावरफुल है? ये आपका लोकसभा। जबकि जबकि वित्तीय मामलों में, वित्तीय मामलों में राज्यसभा को, राज्यसभा को लोकसभा के समान, लोकसभा के समान अधिकार, अधिकार नहीं दिए गए हैं, नहीं दिए गए हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। गैर वित्तीय विधेयक
विधेयक, गैर वित्तीय विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, जबकि वित्तीय विधेयक केवल वित्तीय विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। गैर वित्तीय विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित होने के बाद ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगा। जबकि इसका तो ऐसा है नहीं, वित्तीय विधेयक जो है कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, लोकसभा के राज्यसभा के कोई किसी भी तरह का रिकमेंडेशन का या फिर है कि वो दे या ना दे पारित मान लिया जाता है। तो यहाँ पे ये शक्तिहीन हो जा रहा है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित किसी भी साधारण विधेयक को 6 माह तक अपने पास रख सकती है, लेकिन वह किसी भी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती, जबकि लोकसभा को इस पर वरीयता प्राप्त है। इसलिए जबकि लोकसभा को इस पर वरीयता प्राप्त है। मैं थोड़ा तुलनात्मक इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आपके मेंस में भी थोड़ा हेल्प हो जाए। जबकि लोकसभा को इस पर वरीयता प्राप्त है, लिख लीजिए। लोकसभा को वित्तीय मामलों में राज्यसभा पर वरीयता प्रदान किया वित्तीय क्या कहते हैं, लोकसभा को राज्यसभा पर वित्तीय मामलों में वरीयता प्रदान किया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए, अनुच्छेद 108 के तहत यदि कोई साधारण विधेयक लोकसभा यदि कोई साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद उत्पन्न हो जाता है, तो मतभेद दूर करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन आहूत करेगा। अब ये देखिए, दोनों सदन के ये अधिवेशन राष्ट्रपति आहूत कर रहा है। अब इस अधिवेशन की अध्यक्षता सभापति भी कर सकता था, नहीं कर सकता था। हाँ, लोकसभा अध्यक्ष करेगा सर। हाँ, वही बोल रहा हूँ, सभापति भी कर सकता था, है ना। लेकिन वरीयता किसको दिया गया, लोकसभा को, है ना, लोकसभा अध्यक्ष को, जबकि राज्यसभा अध्यक्ष नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ भी ये क्या कहते हैं, इसके पावर छोटे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, लिख लीजिए, इसकी अध्यक्षता इसको लोकसभा अध्यक्ष इसको किस तथ्य पे कह सकते हैं, क्योंकि लोकसभा की संख्या ज्यादा इसीलिए उसको दिया गया है वरीयता अध्यक्षता करने के लिए। लोकप्रिय संस्था इसलिए दिया गया है, जनता की डायरेक्ट संस्था है। चलिए लिख लीजिए, जब इसकी अध्यक्षता संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, जबकि राज्यसभा सबके सभापति नहीं, है ना। आगे चल लेते हैं, वित्तीय शक्ति ले देते हैं राज्यसभा का। वित्तीय शक्ति में क्या है, पंगु है ना। वो कहते हैं, क्या कहते हैं, बिना दांत वाला शेर, है ना, यही है। इसमें तो कोई पावर ही नहीं है, पावर। लिख लेते हैं इसको, लिख लीजिए, लोकसभा के अपेक्षा
लोकसभा के अपेक्षा राज्यसभा वित्तीय शक्तियां बहुत ही कम है, बहुत ही सीमित मात्रा में है, बहुत ही सीमित मात्रा में प्रदान की गई है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए, इस स्थिति में राज्यसभा लोकसभा के स्थिति में लोकसभा की तुलना में बेहद ही कमजोर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी जो क्वेश्चन किया था कि राज्यसभा को भंग किया जाए, समझ में आ रही है? सत्या पढ़ रहे हैं तो पता चल रहा है थोड़ा थोड़ा कि क्यों ये सवाल उठते हैं। क्लियर हो रहा है? हाँ, आगे चलते हैं। लिख लीजिए अनुच्छेद 109 में, अनुच्छेद 109 में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं। राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। लिख लीजिए, धन विधेयक की प्रस्तुति केवल लोकसभा में ही की जाती है। लिख लीजिए, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा में सिफारिश के लिए भेजा जाता है। मतलब वही लो, हमने काम कर लिया, देख लो, है ना। और अगर देख लिया तो अगर ठीक है, अगर सुधार कर दिया तो हम मानेंगे या ना मानेंगे, ये हमारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, है ना। जैसे कहते हैं ना, घर के जिद्दी बच्चे या बड़े बच्चे, बड़े लोग, है ना, बड़े मम्मी पापा क्या कहते हैं, देख लो तुम्हारे लिए लड़का चूज कर लिया है या लड़की चुन लिया है, देख लिया मैंने, मेरे को पसंद है, तुम देख लो, है ना। तुमको पसंद है तो ठीक है। लड़के के मामले में थोड़ा सा करेक्शन हो जाता है, लेकिन लड़कियों के मामले में नहीं। तो यहाँ पे वही वाली स्थिति है। तो बेचारा घर के सदस्य तो है ना, लेकिन उसको बहुत ज्यादा पावर नहीं दिया गया है ना। चलिए लिख लीजिए इसमें क्या लिखा, राज्यसभा में पास क्या कहते हैं, इसको लोकसभा किसी धन विधेयक को जब पारित कर देती है तो राज्यसभा में सिफारिश के लिए भेजा जाता है। लिख लीजिए, यदि यह विधेयक प्राप्ति की तिथि से 14 दिन के भीतर राज्यसभा सिफारिश के साथ लोकसभा को नहीं देती है तो विधेयक पारित मान लिए जाते हैं। वही वाली बात होगी, लड़का देख लिया, अगर पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है तब भी शादी कर दो, है ना। तो इसलिए यहाँ पे राज्यसभा की थोड़ी सी दयनीय है ना। वो सिफारिश देगा तब भी ठीक है ना। मानना ना मानना लोकसभा का काम है। अगर सिफारिश नहीं देता है ना, और 14 दिन अपने पास रख लेता है और वो किसी कारण बस नहीं लौटा पाता है, तब भी वो विधेयक पारित माना जाएगा, है ना। तो इस मामले में स्थिति कैसी है, मजबूत है कमजोर है? राज्यसभा पे ढाक के 3 पात वाली बात है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लेते कम है, उसका भी समय आ रहा है आगे में। लिख लीजिए, राज्यसभा वित्त विधेयक पर अपना सुझाव लोकसभा को दे सकती है, लेकिन वह लोकसभा के
इच्छा पर निर्भर करता है, इच्छा पर निर्भर करेगा कि राज्यसभा द्वारा दिए गए सुझाव, राज्यसभा द्वारा दिए गए सुझाव को लोकसभा माने या ना माने, माने या ना माने, है ना। नेक्स्ट कर लेते हैं, राज्यसभा के संविधान संशोधन की शक्ति, है ना। यहाँ थोड़ा पावरफुल होगा नहीं, संविधान संशोधन के शक्ति, ठीक है। तो जब आप ऑफेंस में, आप डिफेंस में करेंगे, मेरी बात सुनने से पहले, है ना। जब है कि आप कमजोर वाला पक्ष दिखा रहे होंगे, तो वो, है ना, अब थोड़ा मजबूती वाला पक्ष जो है दिखाएंगे, तो मजबूती वाले पक्ष को रखेंगे। हाँ बताइए पंकज, क्या हुआ? सर वो पूछ रहा था कि जैसा कि इसमें बताया गया कि 14 दिन के अंदर उन्हें सिर्फ इसको पास करना राज्यसभा से, अगर किसी कारणवश राज्यसभा नहीं चल पा रही है तब भी ये मान्य होगा उस स्थिति में 14 दिन? हाँ बिल्कुल, और प्राप्ति की तिथि से, है ना। जी सर। प्राप्ति की अगर तिथि किसी से, कारणवश राज्यसभा बंद कर दी गई या फिर आपातकाल कुछ ऐसा हो गया तब भी पास हो जाएगी? वैसे सिचुएशन में कोई भी विधेयक ही नहीं आएगा ना। वैसे सिचुएशन में तो अध्यादेश आते हैं, वैसे सिचुएशन में कहाँ विधेयक आते हुए देखा है, अध्यादेश आता है ना। लोकसभा से पास हो गई है लेकिन राज्यसभा में जाने के बाद अगर कुछ ऐसा कुछ हो जाता है उसके बाद, तो जब सदन चलेगा तब होगा। सदन चलता है तो लोकसभा राज्यसभा दोनों साथ साथ चलता है, दोनों चलेगा ना। अब सीधी सी बात है कि ऐसा तो है नहीं कि लोकसभा में पारित तो अब उसी दिन, जिस दिन पारित हो गया उसी दिन आपातकाल लागू हुआ, तो जाएगा ही नहीं राज्यसभा में। जी राज्यसभा में जाएगा नहीं ना। जी सर। और जब आपात की स्थिति है तो उसका सिचुएशन ही अलग होगा। आगे चलिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। क्या लिखा? संविधान संशोधन की राज्यसभा की शक्ति, है ना। लिख लीजिए, इसमें क्या है, इसमें लिख लीजिए। संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों की शक्तियां समान है, सम्मान है। यहाँ बराबरी वाला खेल है ना। क्योंकि यहाँ बराबरी वाला खेल क्यों दिया गया? क्योंकि राज्यसभा क्या है, विशेषज्ञों की संस्था है, और अगर है कि यहाँ पे समान अधिकार नहीं दिया जाता तो कोई भी सत्ताधारी पक्ष जो पार्टी जो है वो क्या करती कि अपने अनुसार संविधान सभा में जो है क्या कर लेता, संविधान में संशोधन कर लेता, है ना। और उससे बोलने वाला कोई नहीं रहता। तो इसी वजह से कि दोनों की शक्तियां समान है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया में अगर आता है तो लोकसभा द्वारा पारित होगा, राज्यसभा में आएगा और यहाँ पे बहस होती है ना। यहाँ पे जो भी संशोधन दिए जाएंगे, है ना, उन संशोधनों को मानना राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए क्या होगा, अनिवार्य होगा, है ना। कटौती करने के लिए बोला जाएगा, पुनर्विचार करने के लिए बोला जाएगा, तो कटौती भी करेगा, पुनर्विचार भी करेगा, संशोधन भी करेगा, है ना। सारी प्रक्रिया यहाँ पे होगी, ठीक है। लिख लेते, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। लोकसभा के पारित जैसे महिला बिल, है ना, लोग ये ओबीसी बिल अभी पारित हुए हैं, है ना। लिख लीजिए, लोकसभा के से पारित ये संविधान संशोधन विधेयक तभी स्वीकृत समझा जाएगा जब वह राज्यसभा द्वारा भी पारित किया जा चुका हो, है ना। यानी कि यहाँ पे दोनों जो है पैरेलल खड़े हैं, है ना। अगर लोकसभा में पारित हुआ और राज्यसभा में पारित नहीं हुआ और लोकसभा का विघटन हो गया, है ना, लोकसभा का विघटन हो गया, तो ऐसे में विधेयक भी क्या हो जाएगा, बचा रहेगा या समाप्त हो जाएगा, है ना। फिर जब लोकसभा का गठन हुआ तो फिर से उसको पारित कीजिए लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा के पास सेट कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। और यदि लोकसभा द्वारा पारित हो गया और राज्यसभा में भेजा गया, तब क्या होगा विधेयक का हल? वहीं से समाप्त हो जाएगा, राज्यसभा पारित नहीं करेगा तो। चलिए आगे चलते हैं, लिख लीजिए इसमें, लिख लीजिए।
संविधान संशोधन विधेयक पर राज्यसभा की असहमति होने पर विधेयक अस्वीकार माना जाएगा। है ना। नेक्स्ट लिख लेते हैं। आपातकालीन शक्तियां, राज्यसभा की आपातकालीन शक्तियां यहाँ पे है, पावरफुल या नहीं है? पावरफुल है ना, लिख लीजिए। और राष्ट्रपति द्वारा घोषित किए गए आपातकाल दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना अनिवार्य है। लिख लीजिए। यदि नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। यदि आपातकाल की घोषणा उस समय की गई हो जब लोकसभा का विघटन हो गया हो, तो उस स्थिति में आपातकाल की घोषणा का राज्यसभा द्वारा स्वीकृति अनिवार्य है। जैसे कि आपका लोकसभा विघटन हो जाता है और उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना पड़ सकता है ना। तो उसकी स्वीकृति जो है कौन देगा? राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषित की गई आपातकाल को स्वीकृति राज्यसभा देता है ना। आगे चलते हैं, लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। और इसमें और कोई ये है आपातकाल में राज्यसभा की भूमिका? अब इसमें आपने पढ़ा था लोकसभा में कि अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है तो राज्यसभा जो है स्वीकृति दे देती है, लेकिन जो है कि अप्रूवल जो है लोकसभा के गठन होने के बाद कराना पड़ेगा, है ना, आपातकाल का, है ना। और इस स्थिति में है कि जब ये अप्रूवल नहीं होता तब तक के वो आगे जारी नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लिख लीजिए। अब इसमें अन्य शक्तियां देख लीजिए। राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? लेते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। ये क्या लिखा? लिख लीजिए। राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 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 तथा अन्य न्यायाधीशों है ना, न्यायाधीशों पर महाभियोग लगा सकती है। नेक्स्ट लिख लीजिए। राज्यसभा बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उपराष्ट्रपति को हटा सकती है ना। तो ये इनके क्या हो गए? अधिकार हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते चलिए आगे बढ़ लेते हैं। लिख लीजिए। राज्यसभा का विशेषाधिकार क्या क्या है? ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा। लिख लीजिए। इसमें अनुच्छेद
249 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषित करती है कि राज्य सूची में उल्लेखित अमुक विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। ठीक है, मतलब किसी विषय को अगर राष्ट्रीय महत्व का घोषित राज्यसभा कर दे, है ना, तो उस पर जो है कि संसद यानी कि लोकसभा, है ना, कानून बना सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं, लिख लीजिए नेक्स्ट लिख लीजिए। अब तक राज्यसभा दो बार है ना ऐसा प्रस्ताव घोषित कर चुका है। पहला बार 1952 में व्यापार वाणिज्य उत्पादित वस्तुओं की उपलब्धि एवं वितरण को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर चुका है। दूसरा लिख लीजिए, 1986 में अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के साथ सुरक्षा की व्यवस्था के संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा ने संसद को दिया था। दूसरा लिख लीजिए, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा क्या करेगी? राज्यसभा अखिल भारतीय सेवा के सृजन करने के लिए जो प्रबंध है। राज्यसभा लिख लीजिए, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर सकता है कि नई अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जाए, है ना, ये अधिकार है उसका। तो अखिल भारतीय सेवाओं का गठन जो है 312 के अंतर्गत किया जाता है, और इसमें जो कि सदन में उपस्थित जो है कि सदस्य है जो मत देने वाले, है ना, उसके 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर करके नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का अधिकार संसद को वो देती है। ठीक है, आगे लिख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। अब तक राज्यसभा ने दो बार इस विशेष अधिकार का प्रयोग किया है। पहली बार 1961 में भारतीय इंजीनियर सेवा, भारतीय वन सेवा तथा भारतीय चिकित्सा सेवा के सृजन का अधिकार संसद को दिया है। दूसरा लिख लीजिए, 1965 में राज्यसभा द्वारा 1965 में राज्यसभा द्वारा भारतीय कृषि सेवा तथा भारतीय शिक्षा सेवा के सृजन का अधिकार संसद को प्रदान किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, राज्यसभा के सदस्यों की सदस्यता का अंत कब किया जा सकता है? लिख लीजिए, अनुच्छेद
अनुच्छेद 101 के तहत, अनुच्छेद 101 के तहत, अनुच्छेद 101 के तहत संसद में स्थानों की रिक्ति का प्रावधान किया गया है, रिक्ति के संबंध में प्रावधान किया गया। इसके तहत लिख लीजिए। पहला, यदि कोई व्यक्ति, इसके तहत यदि कोई व्यक्ति, ये दोनों का है ना, लोकसभा और राज्यसभा, ओके, ये दोनों के लिए प्रावधान है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों को, सांसदों के जो है ना, जो अधिकार दिए गए। हेडिंग क्या बनाया था उसको ऐसे कर लीजिए, सांसदों की सदस्यता का अंत, है ना। तो ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए हो जाएगा, ओके। तो लिख लीजिए, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित किया जाता है, तो उसे एक सदन से क्या करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा, उसे एक सदन से त्यागपत्र देना पड़ेगा। नेक्स्ट लिख लीजिए, यदि संसद के किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन में चुन लिया जाता है, दूसरे सदन में चुन लिया जाता है, तो पहले वाले सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। जैसे कि कोई है कि राज्यसभा में है ना, और उस समय लोकसभा का चुनाव आ रहा है, महत्वपूर्ण चुनाव है ना। तो ऐसे में होता है क्या कि राज्यसभा से इस्तीफा दे करके वो लोकसभा का चुनाव लेता है, या फिर है कि लोकसभा का चुनाव जीत जाता है, लोकसभा का चुनाव लड़ता है और जीत जाता है, तो वैसे राज्यसभा की सदस्यता उसकी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ठीक है। या फिर है कि ये 4 साल पूरा कर चुका है ना लोकसभा में, और है कि उसी समय है कि राज्यसभा की सीटें खाली हो जाती है ना, और है कि अगले साल है कि उसे चुनाव वहां पे नहीं लड़ना है लोकसभा का, तो उसे राज्यसभा में जो है कि कन्वर्ट कर दिया जाएगा, है ना। उस पे उसकी नियुक्ति जो है कि अपॉइंटमेंट जो है वहां पे हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक जो है कि लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, लिख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति दो सीटों से निर्वाचित हो जाता है, तो उसमें से एक स्थान से त्यागपत्र देना होगा, अन्यथा उस व्यक्ति के दोनों सदनों की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, दोनों सीटें रिक्त मानी जाएगी, है ना। यानी दोनों सदन है या फिर है कि दोनों सीटें हैं लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों सीटें जो है उसकी समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, अनुच्छेद 101 के 4 के तहत यदि कोई व्यक्ति, पूछा हुआ बीपीएस में, यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का कोई सदस्य सदन की बैठकों में लगातार 60 दिन से अधिक सदन की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। मैं पिछले बैच में पढ़ा रहा था, तो बच्चे ने यही सवाल किया था कि सर है कि उसकी सदस्यता क्यों नहीं समाप्त हुई, रेखा और सचिन की। हमने कहा कि चूंकि वो जो है कि हर बार जो है लेटर लिख करके संसद से अनुमति ले लेता था कि नहीं हमें शूटिंग पे जाना है, हमें है कि अदर वर्क में बिजी है या फिर कहीं जा रहे हैं, तो इस तरह से उनको अनुमति मिल जाती है, जिसकी वजह से है कि उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होती है। और 5 दिन वो इसलिए उपस्थित हुए कि जब सदन चले हैं, है ना, तब एक बार जा करके अपना चेहरा दिखाए, है ना, तब तक के
उनके फिर से सदस्यता आगे कंटिन्यू हो गई। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान है। अगर आप भी अपॉइंटमेंट हो जाता है तो मिथुन चक्रवर्ती है ना, ये इस तरह का जो प्रोविजन था तो उसको लेने से उन्होंने मना कर दिया, बोला कि हम सदन का जो है कि समय और पैसा बर्बाद नहीं करेंगे, इसलिए जो है कि हम फिल्मों में की शूटिंग में रहते हैं तो हमारे बस की बात नहीं है, तो उन्होंने सीधे सीधे त्याग पत्र दे दिया था। लेकिन रेखा और सचिन तेंदुलकर दोनों बने रहे, है ना, तो उस पर उनके क्रिटिसाइज भी की जाती है। आगे चलते, नेक्स्ट लिख लेते, लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। यदि कोई व्यक्ति संसद के एक सदन का और किसी राज्य के विधानमंडल का एक साथ सदस्य चुना जाता है, तो ऐसे में किसका कौन सी सदस्यता जाएगी? संसद का। संसद का जाएगा? नहीं सर, विधानमंडल का जाएगा। लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। यदि दोनों, ये क्या कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति सदन के, संसद के सदन के एक सदन का सदस्य और विधानमंडल का सदस्य चुन लिया जाता है, एक साथ चुन लिया जाता है, तो उसे विधानमंडल की सदस्यता त्याग करना होगा, त्याग करना होगा, त्याग करना होगा, त्याग करना होगा, निर्धारित अवधि के अंदर ही, है ना, निर्धारित अवधि के अंदर त्याग करना होगा, अन्यथा उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, अन्यथा उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। यदि कोई व्यक्ति किसी सदन का सदस्य निर्वाचित होने के बाद व्यक्ति में निर्धारित अयोग्यता पैदा हो जाती है, तो वह सदन का सदस्य नहीं रहेगा, तो वह सदन का सदस्य नहीं रहेगा। जैसा कि कोई इलेक्शन लड़ा, है ना, और पागल दिवालिया हो गया, तब उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी ऑटोमेटिक। या फिर यदि कोई व्यक्ति जो है कि विदेशी नागरिक ग्रहण कर लिया, तब भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। यदि नेक्स्ट लिख लीजिए। लिख लीजिए इसमें। और राष्ट्रपति, किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह पर संसद की सदस्यता से आयोग ठहरा सकता है। इसमें दो प्रोविजन है, लिख लीजिए। यदि वह लोकसभा के मामले में लोकसभा अध्यक्ष को अथवा राज्यसभा के मामले में सभापति को त्याग पत्र देकर अपनी सदस्यता समाप्त करता है। दूसरा लिख लीजिए। यदि 10वीं अनुसूची में उपबंधित दल बदल कानून के अधीन लोकसभा के मामले में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा और राज्यसभा के मामले में सभापति द्वारा आयोग ठहराया जाता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अब संसदीय विशेष अधिकार, इसमें है कि बहुत सारे लोग है कि धमकी देते रहते हैं, जितने भी संसद सदस्य होते हैं, ये संसदीय विशेष अधिकार का हनन हो गया, है ना। तो ये क्या है संसदीय विशेष अधिकार, थोड़ा सा बताएं आप लोग। सुधीर बताएंगे क्या है? सुधीर, रुपी बताएं। सर संसद के दोनों सदन के जो सदस्य हैं
अगर वो अपना जो अभिभाषण देते हैं, भाषण देते हैं सर दोनों सदन में, तो उनके लिए सर बाहर उनको उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा, ना उन पर सर कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यही सर उनका विशेषाधिकार है। बिल्कुल, उनके वो विशेष अधिकार इसलिए दिए जाते हैं कि संसद सदस्य जो है बिना किसी दबाव में आए हुए, है ना, जनता के हित में जो है कार्य कर सके, है ना। यदि किसी भी तरह की बातें संसद में चल रही है और उसका अगर विरोध संसद सदस्य द्वारा कर दिया जाए तो उस पे कोई केस ना किया जा सके, है ना, या उसकी गिरफ्तारी का वारंट ना निकाला जा सके। यानी कि संसद में जो है कि संसद सदस्य के गतिविधियों के लिए बाहर में जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। अगर कोई बातें अगर होती है तो वो सदन में ही बातें होगी, है ना, अन्यथा उसके बाहर किसी भी तरह के कानूनी कार्रवाई से उसे क्या मिलती है, मुक्ति मिलती है ना, छूट रहता है। ठीक है, तो लिख लीजिए अनुच्छेद। सर वो 40 दिन वाला भी प्रावधान इसी में आएगा ना सर? हाँ हाँ, सब इसमें आएगा। लिख लीजिए अनुच्छेद 105 के तहत संसद तथा उसके उसके सदस्यों को, संसद तथा उसके सदस्यों को विशेषाधिकार का प्रावधान किया गया है। विशेषाधिकार का प्रावधान किया गया। इसके तहत निम्नलिखित विशेषाधिकार संसद सदस्य को प्राप्त है। लिख लीजिए, पहला लिख लीजिए, संसद सदस्यों को संसद के अधिवेशन, संसद के अधिवेशन के दौरान या अधिवेशन के 40 दिन पूर्व या 40 दिन पश्चात किसी सिविल मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और अगर कर लिया जाता है तो नहीं कि अगर संसद सदस्य बताएगा कि अधिवेशन चलने वाला है तो वो कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ये आपराधिक मामलों में यह छूट प्राप्त नहीं है। लिख लीजिए, या आपराधिक मामलों में यह छूट प्राप्त नहीं है। अगर कोई मर्डर कर दिया है ना, तब तो है कि जेल जाना ही पड़ेगा, है ना। आगे लिख लेते हैं, यदि कोई सदस्य गिरफ्तार किया जाता है तो इसकी पूर्व सूचना सभापति या लोकसभा अध्यक्ष को देना होगा। अगर मान लीजिए कि कोई मर्डर कर ही दिया, है ना, तो उसकी जानकारी जो है, ये गिरफ्तारी की जानकारी लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को देना होगा, जो गिरफ्तार करने जाएगा वो उसके द्वारा। नेक्स्ट लिख लीजिए, यदि किसी संसद सदस्य को संसद के अधिवेशन के दौरान लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति की अनुमति के बिना किसी न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में, गवाह के रूप में उपस्थित होने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। ये कानूनी प्रक्रिया से भी इन्हें छूट मिल रही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं, संसद सदस्यों को किसी समिति में बोलने का पूर्ण अधिकार या पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान किया गया है और इसके लिए उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
नेक्स्ट लिख लीजिए। संसद को सदन के लिखिए, संसद को सदन की कार्यवाही को प्रकाशित करने तथा दूसरों को प्रकाशित करने से रोकने का अधिकार है। अभी एपेडेमिक में जब सेकेंड फेज का ये चल रहा था तो बहुत बवाल काटे गए थे, है ना। मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग का जो है कि केजरीवाल ने क्या किया था, ये पब्लिक कर दिए थे, है ना। हालांकि वो कोई संसदीय कार्यवाही नहीं थी, तो संसदीय कार्यवाही होती तो उन पे कार्रवाई की जा सकती थी। वो जो है कि जब इस पे सफाई मांगा गया तो केजरीवाल साहब ने यही कहा कि ये एक मात्र मीटिंग थी जिसमें है कि जनता के हित से के बारे में फैसले लिए जा रहे थे। तो इस एपेडेमिक दौर है, इस दौर से जो है कि जनता गुजर रही है, तो उन्हें यह जानने का अधिकार है कि सरकारें हमारे लिए किस बात पे मीटिंग कर रही है और क्या हमारे लिए फैसले ले रही है ना। तो ये कह करके केजरीवाल साहब निकल गए, लेकिन है कि प्रधानमंत्री ने सख्त वार्निंग दिया था कि इस तरह की बातें जो है दोबारा नहीं होनी चाहिए, है ना। लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं। संसद को अपने तथा अपने सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने पर दंडित करने का अधिकार है। नेक्स्ट लिख लीजिए। संसद को महत्वपूर्ण विषयों पर गुप्त सत्र भी चलाने का अधिकार है। नेक्स्ट लिख लीजिए। किसी संसदीय समिति के प्रतिवेदन एवं कार्यवाहियों को संबद्ध सदन के पटल पर रखे जाने के पूर्व प्रकाशित करने से रोकने का अधिकार दिया गया है। अब चलिए संसद के जो है कि विधायी प्रक्रिया करते हैं, तो संसद की विधायी प्रक्रिया पढ़ के आइएगा। ये थोड़ा सा जो है टेढ़ा है ना। और कानून कैसे बनते हैं, है ना, उस पे हम लोग बात कर लेंगे कि कितने वाचन होते हैं और कितने जो है कि किस प्रक्रिया में क्या क्या होता है, साधारण विधेयक पे क्या होता है, वित्त विधेयक पे क्या होता है। इन चीजों को थोड़ा सा देख के आइएगा, है ना, तो तभी समझ में आएगा, वरना हवाई हो जाएगा। ये जो है कि आपके सदन में जो है कि कार्यवाही होती है, कानून जो बनते हैं, निर्माण होते हैं, उस प्रक्रिया के बारे में पढ़ना है, तो थोड़ा सा इसको पढ़ के आइएगा। हालांकि यहाँ से सवाल अभी तक इतने आड़ी तिरछी सवाल जो है कि विपक्षी नहीं पूछा, लेकिन है कि आपको पढ़ाना होगा तो पढ़ा देते हैं, ठीक है।